कहानी की शुरुआत में रेडियो पर बताया जाता है कि थाईलैंड में अब LGBTQ+ कपल्स कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं। उधर भारत अपनी लंबी लॉन्ग ड्राइव पूरी करने के बाद एक बड़े और खूबसूरत चर्च के सामने आकर रुकता है। वह गाड़ी से उतरकर चर्च के अंदर चला जाता है। अंदर का शांत माहौल और भव्य नज़ारा देखकर वह कुछ देर चारों ओर नज़र दौड़ाता है। फिर वह एक बेंच पर बैठकर प्रार्थना करने लगता है। तभी किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। भारत पीछे मुड़कर देखता है और अपने सामने फादर अर्नोन को पाता है। फादर मुस्कुराते हुए कहते, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी फिर से मुलाकात होगी। भारत सम्मान से नमस्कार करता है और पूछता है कि आपको मैं याद हूँ। यह सुनकर फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने किसी भी बच्चे को कभी नहीं भूलता। फिर वे बताते हैं इतने सालों बाद भारत को यहाँ देखकर उन्हें सचमुच बहुत खुशी हो रही है। भारत कहता है, आज यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का ऑर्डिनेशन समारोह होने वाला है और वह किसी भी कीमत पर इसे मिस नहीं करना चाहता है। फादर सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल 1996। मौसम बहुत खराब था, लेकिन टैन रॉक अपने टीम के साथ चर्च की सफाई में लगा हुआ था। तभी फादर नए छात्र भारत को लेकर वहाँ आते हैं। इससे पहले कि वे उसका परिचय करवाते, बिजली चली जाती है और तेज तूफान की वजह से ईश्वर की मूर्ति गिरने लगती है। टैन रॉक और भारत मिलकर उसे गिरने से बचाते हैं। फादर टैन रॉक को बताते हैं कि भारत अभी यही रहेगा और उसे यहाँ एडजस्ट करने में टैन रॉक उसकी मदद करेगा। 2 दिन बाद होने वाले फेस्टिवल के लिए भारत की यूनिफॉर्म तैयार नहीं हो पाएगी, इसलिए टैन रॉक को अपना एक यूनिफॉर्म उसे देना होगा। इसके बाद फादर भारत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी टैन रॉक को सौंप कर चले जाते हैं। रात के समय सभी बच्चे वॉशरूम में नहाने धोने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ लड़के दूसरे बच्चों को परेशान और बुली कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार टैन रॉक और कंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ भारत आता है। उसे देखकर कंकट नाम का एक लड़का कहता है, इसका तो अभी अभी एडमिशन हुआ है, इसे तो ग्रेड 7 में होना चाहिए। फिर यह यहाँ क्या कर रहा है? लगता है इसकी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है। भारत शांत होकर पूछता है, अगर मेरी पहुँच काफ़ी ऊपर तक है तो तुम्हें इससे क्या परेशानी? यह सुनकर कंकट उसे घूरता है और कुछ बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाता है। जब भारत नहाने जाता है तो टैन रॉक देखता है कि उसके पास पानी भरने का कोई बर्तन नहीं है। वह बिना कुछ कहे अपना बर्तन वहीं रख देता है और चुपचाप चला जाता है। भारत को उसका यह व्यवहार अच्छा लगता है। इसके बाद टैन रॉक भारत को लॉकर दिखाते हुए कहता है वह अपना सामान वहाँ रख सकता है। जब भारत मास्टर फाक के बारे में पूछता है तो टैन रॉक बताता है कि फादर के बाद वही यहाँ की सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। भारत जब लॉकर खोलता है तो उससे पहले उसमें पहले से किसी का सामान रखा होता है। इस पर टैन रॉक एक टोकरी ला कर देता है और कहता है कि सामान इसमें रख दो, बाद में वह मास्टर फाक को दे देगा। थोड़ी देर बाद टैन रॉक भारत को अपनी एक यूनिफॉर्म देता है और बताता है कि 2 दिन बाद होने वाली चर्च की सेरेमनी में उसे यही यूनिफॉर्म पहननी होगी और उसकी नई यूनिफॉर्म बाद में तैयार करवाई जाएगी। रात को प्रार्थना के बाद टैन रॉक भारत को अगले दिन का पूरा शेड्यूल बताता है कि यहाँ सुबह 5 बजे उठना है, 5:30 बजे प्रार्थना, 6 बजे मास और 6:30 बजे नाश्ता होगा। फिर वह उसे उसका बिस्तर भी दिखाता है। भारत टैन रॉक का धन्यवाद करता है। तभी मास्टर फाक उसके लिए कंबल लेकर आते हैं। दूसरी तरफ कंग टैन रॉक से कहता है कि उसे भारत थोड़ा अजीब लगता है। टैन रॉक कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसकी नज़रें भारत पर ही टिकी रहती है। आधी रात को भारत को नींद नहीं आती है। वह किसी गहरी सोच में डूबा है। अगली सुबह चर्च में ऑर्डिनेशन समारोह की तैयारियां चल रही है। इसी बीच कंग के माता पिता भी वहां पहुंचते हैं। खासकर कंग की माँ बहुत खुश मिजाज और मिलनसार स्वभाव की है। जिस प्यार और अपनापन से वह टैन रॉक से बात करती है, उससे साफ पता चलता है कि वह उसे अपने बेटे जैसे मानती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि 8 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद वह बहुत थक चुकी है। इस पर कंग कहता है उसने पहले ही कहा था कि एक रात पहले आकर उन्हें होटल में रुकना चाहिए था। बातों बातों में पता चलता है कंग और टैन रॉक 7 ग्रेड से 7 पढ़ रहे हैं। ग्रेड 12 पूरा होने के बाद दोनों का भी ऑर्डिनेशन होने वाला है। कंग की माँ चाहती है कि टैन रॉक कंग का ध्यान रखे ताकि उसका मन किसी और चीज़ में ना भटके। उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि कंग और टैन रॉक का ऑर्डिनेशन एक ही दिन और एक ही समय पर हो।
उनकी बातें सुनकर टैनराक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह अपने माता पिता को याद करके अकेले बैठकर रोया करता था। तब फादर उसे समझाते थे कि उसके मम्मी पापा अब ईश्वर के साथ स्वर्ग में हैं और हमेशा ऊपर से उसे देख रहे हैं। जब टैनराक कहता था कि उसे भी स्वर्ग जाना है, तो फादर कहते थे अगर वह अच्छा इंसान बनेगा और ईश्वर के रास्ते पर चलेगा तो उसे भी स्वर्ग में जगह जरूर मिलेगी। इन्हीं बातों को याद करके आज भी टैनराक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ ऑर्डिनेशन समारोह की तैयारी चल रही है। टैनराक अपनी टीम के साथ तैयार खड़ा है, लेकिन उसे बार्थ कहीं नहीं दिखाई देता। कंग बताता है कि बार्थ नाश्ते पर भी नहीं आया। तभी बार्थ वहां पहुंचता है, लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। जब टैनराक पूछता है कि वह देर से क्यों आया, तो बार्थ कहता है कि उसे 9 बजे आने को कहा गया था, इसलिए वह 9 बजे ही आया है। टैनराक उसे मेहमानों के साथ बैठने के लिए कहता है। समारोह शुरू होता है और फादर बताते हैं कि ऑर्डिनेशन कैथोलिक छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन बार्थ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कुछ देर तक चर्च में खड़ा रहता है और फिर बाहर चले जाता है। अगले दिन फादर बार्थ से अकेले में बात करते हैं। वे कहते हैं उन्हें पता है कि बार्थ बहुत गुस्से और दुख से भरा हुआ है, लेकिन उसे अपने दिल में इतना गुस्सा नहीं रखना चाहिए। तभी पता चलता है कि बार्थ को उसके पुराने स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि कुछ लड़के उसे बुरी तरह परेशान करते थे और गुस्से में आकर बार्थ ने उनकी पिटाई भी कर दी थी। फादर बताते हैं कि वह आमतौर पर साल के बीच में किसी छात्र को दाखिला नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने बार्थ को एक मौका दिया। वे चाहते हैं कि बार्थ यहाँ रहकर खुद को समझे और अपनी ज़िंदगी का सही रास्ता ढूंढे। अगर उसका रवैया नहीं बदला तो उसे यहाँ से भी निकाला जा सकता है। इसी दौरान टैनराक वहाँ आता है। फादर उसे चर्च की टिकट टू हेवन पेंटिंग दिखाकर उसका मतलब पूछती है। टैनराक बताता है यह स्वर्ग तक पहुंचने के सफ़र की कहानी है। यह रास्ते में कई मुश्किलें इंसान को रोकने की कोशिश करती हैं। फादर फिर टैनराक से कहते हैं कि अब बार्थ की जिम्मेदारी उसी की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बार्थ की सबसे अच्छी मदद टैनराक ही कर सकता है। टैनराक खुशी खुशी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। कैंटीन में बार्थ सबके सामने बैठना चाहता है, लेकिन कुछ लड़के उसे अपनाते नहीं है। वह चुपचाप अकेले बैठ जाता है। टैनराक यह देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद टैनराक बर्थ के पास जाता है और उससे रोल कॉल शीट पर साइन करवाता है। दोनों ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उधर बार्थ अकेले बास्केटबॉल खेलता रहता है, जबकि टैनराक और कंग सफाई का काम कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान कंग अपने परिवार और संघर्ष के बारे में बताता है, जिसे सुनकर टैनराक कहता है उसकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसी बीच कंकट हंगामा मचा देता है कि उसका हेडफोन गायब हो चुका है, क्योंकि बार्थ को लॉकर उसके ही पास है, इसलिए वह सीधा बार्थ पर चोरी का आरोप लगाता है। बार्थ गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। यह देखकर टैनराक सीनियर्स को बुलाने चला जाता है। कुछ ही देर में वह वहां पहुंचता है और धमकी देता है अगर दोनों ने यह सब बंद नहीं किया तो दोनों को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अलग से कंकेट को फटकार लगाता है कि किसने कहा था कि तुम्हें हेडफोन अपने साथ रखना है, लेकिन फिर देखता है कि मामला यही नहीं निपटेगा। अगले सीन में बार्थ को पता चलता है कि उसके डेस्क को छाना गया है और उसका बैग भी गायब है। एक लड़का तो बता भी देता है कि उसने कंकेट को बार्थ का बैग लेकर स्कूल के पीछे की तरफ जाते देखा है। अब रात का वक्त है और यह जगह भी नहीं है, तो तब कंकेट तक पहुंचने के लिए बार्थ उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। फिर उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और उसे अपना बैग थोड़ा आगे जाने पर पानी में गिरा मिलता है और उसके बैग के अंदर का सामान भी भीग चुका है। लेकिन फिर यह सब देखकर बार्थ अपना धैर्य खोता नहीं, बल्कि धीरे से पानी में उतरता है और अपना सामान समेटने लगता है। इसी बीच उसे आवाज़ लगाता है टैनराक और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन फिर वह वहाँ का नज़ारा देखकर सब कुछ समझ जाता है और पूछता है क्या मास्टर को खबर करे। बार्थ कहता है नहीं, और हो सके तो तुम भी इस मामले से दूर रहो। मेरा मैटर है, मैं खुद संभाल लूँगा। अब तक टैनराक बिना कुछ कहे बैग से निकले सामानों को इकट्ठा करने लगता है। उसे लगा टैनराक अभी जाकर मास्टर को कंप्लेन करेगा, तो टैनराक कहते हैं तब वह मास्टर के पास कंप्लेन करने नहीं गया था, बल्कि उन्हें बुलाकर इसलिए लाया था ताकि दोनों के बीच की फाइट को बंद कर सके। अब मुस्कुराते हुए जब बात कहता है
उसे लगा टैमरॉक भी यही समझता है कि हेडफोन उसने चुराया था। टैमरॉक कहता है उसने पूरे दिन बार्थ को बास्केटबॉल खेलते देखा था, तो भला वह कैसे चोरी कर सकता है। जब बार्थ कहता है कोई भी उस पर यकीन नहीं करना चाहेगा, तो टैमरॉक कहता है जो बात सही है सो सही है, चाहे वह कोई भी कहे। यहाँ दोनों को पता चलता है स्विमिंग पूल का मेन गेट बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। अब काफी ढूंढने पर जब कोई और रास्ता नहीं मिलता है तो वे फैसला करते हैं रात ही गुजारेंगे। टैमरॉक कहता है जो होगा कल सुबह होगा। वैसे भी मास्टर भागो को पता चलने के बाद उन्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, तो वो कहता है और वह अपना गुनाह कबूल कर लेगा और बता देगा कि टैमरॉक उसकी मदद के लिए यहाँ आया था। रही बात टैमरॉक की, तो वह अच्छा स्टूडेंट है, वह जो कहेगा सब मानेंगे। टैमरॉक कहता है फिर तो उसे भी यह बताना होगा कि वह यहाँ फंस जाने के पीछे बार्थ का भी कोई हाथ नहीं था। तो फिर से बार्थ कहता है तो देखते हैं टैमरॉक की ये बात कितनी सच है। सच तो हमेशा सच ही रहेगा, चाहे वह जो कोई भी कहे। इसी बात से टैमरॉक अंदाजा लगाता है कि बार्थ को तर्क और चैलेंज करना पसंद है। अब सवाल है रात का सोने की। बात तो टैमरॉक कहता है स्विमिंग पूल सही रहेगा, लेकिन बार्थ पूछता है यह स्विमिंग पूल सूख क्यों गया। तो टैमरॉक बहुत ही सीरियस होकर पूछता है क्या सच में बात इसकी असली वजह जानना चाहता है। बार्थ कह तो देता है कि ऐसी वैसी बातों से वह डरता नहीं है। टैमरॉक कहता है ठीक है, जब पूछ ही लिया है तो सुनो, यह वही जगह है जहाँ दीवारों पर ये निशान बने हुए हैं। लेकिन तभी बार्थ उसे रोक देता है और कहता है यह कहानी कल भी सुन सकते हैं। टैमरॉक मुस्कुराते हुए कहता है डरो मत, ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। बार्थ पूछता है क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो। टैमरॉक जवाब देता है नहीं, मेरा मानना है कि मरने के बाद लोग या तो स्वर्ग चले जाते हैं या फिर अपने अंतिम फैसले का इंतजार करते हैं। फिर बार्थ गंभीर होकर पूछता है क्या तुम सच में ईश्वर पर विश्वास करते हो। टैमरॉक कहता है हाँ बिल्कुल, ईश्वर सच में है, मेरे माता पिता भी अभी उनके साथ स्वर्ग में हैं। जब तुम भी विश्वास करोगे तब तुम्हें भी ईश्वर का एहसास होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद बार्थ कहता है मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि ईश्वर मेरी मदद नहीं करते हैं, शायद वे इतने दयालु नहीं है जितना लोग कहते हैं। तब टैमरॉक उससे वजह पूछता है, तो बार्थ बात बदल देता है और कहता है छोड़ो, अब मैं ईश्वर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। अगली सुबह शोर शराबे से बार्थ की नींद खुलती है। वह तुरंत टैमरॉक को जगा देता है। बाहर निकलकर वे देखते हैं कि मास्टर फाक और गाँव के कई बच्चे उन्हें घूर रही है। तभी फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों के डरे हुए चेहरे के साथ पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है।